तो इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी जी की इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी जी क्या किया था मैडम गांधी ने? बदतमीजी कर रहे थे, उसने कहा बदतमीजी नहीं करने दूंगी। और उस समय तो निक्सन था, बिना मिले चली आई थी शेरनी। चाहे लोग कितने ही आरोप लगाएं, कितने ही भारत की निंदा करें, कोई नहीं है दुनिया में जो कह सकता है कि आज भारत जितना मजबूत है हर प्रकार से, वैसे कभी भी वो नहीं रहा। एक महिला जिसे कभी संसद के गलियारों में गूंगी गुड़िया कहकर मजाक बनाया गया था, एक महिला जिसे आजाद भारत में लोकतंत्र की हत्यारी कहा गया था। क्या कमजोर सरकार इनसे लड़ सकती है? क्या वो सरकार जिस पे स्वयं हर समय हमला हो रहा है वो गरीबों को सुरक्षित रख सकती है? एक महिला जिसका तानाशाह की बेटी कहकर अपमान किया गया था, लेकिन फिर उसी महिला ने दुनिया की महाशक्तियों की आंखों में आंखें डालकर फैसले लिए। भारत कोई 5 साल, 10 साल, 100 साल जीने का देश नहीं है, हजारों साल जीवित रहा है और हजारों साल और इसको जीवित। उसी महिला ने 1971 में सिर्फ एक युद्ध नहीं जीता, बल्कि विश्व का भूगोल बदल कर रख दिया और कहा कि यदि हमारे देश पर युद्ध थोपा गया तो हम उसका डटकर सामना करेंगे। I believe that it is not the task of any one country to say to another what they should do, even if it is a question of helping. और फिर इतिहास ने देखा 16 दिसंबर 1971 के दिन दुनिया के नक्शे पर एक नए देश ने जन्म लिया। नाम था बांग्लादेश। लेकिन आज भी उनके बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको 90% लोग नहीं जानते, जैसे कि क्यों उन्हें पूरी दुनिया आयरन लेडी के नाम से जानती थी, कैसे उन्होंने अमेरिका के प्रधानमंत्री के साथ डांस करने से इनकार कर दिया था और कैसे उन्होंने मात्र 13 दिन में पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिए थे। आज हम इंदिरा गांधी से जुड़ी इन्हीं अनसुनी अनकही घटनाओं से पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले नए दर्शक चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। नवंबर 1917 की एक ठंडी सुबह इलाहाबाद शहर का आनंद भवन असाधारण हलचल से भरा हुआ था। उस घर में एक बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया इंदिरा। उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता थे और बाद में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उनकी मां कमला नेहरू भी अत्यंत साहसी और त्यागी महिला थी, जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेती थी और कई बार जेल भी गई। इंदिरा का बचपन किसी साधारण बच्चे की तरह नहीं था। आनंद भवन में अक्सर देश के सबसे बड़े नेता आया करते थे। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और अनेक स्वतंत्रता सेनानी। बैठकें होती थी, आंदोलन की योजनाएं बनती थी और देश को आजाद कराने की रणनीतियां तय होती थी। शायद वहीं से उनके मन में देश और राजनीति की समझ की पहली नींव पड़ने लगी थी। लेकिन इस चमकदार माहौल के पीछे एक गहरी उदासी भी थी। इंदिरा के पिता जवाहरलाल नेहरू अक्सर गिरफ्तार कर लिए जाते थे और महीनों तक जेल में रहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस दूरी को एक अनोखे तरीके से पाटने की कोशिश की। वे जेल से अपनी बेटी इंदिरा को लगातार पत्र लिखा करते थे। इन पत्रों में वे केवल हालचाल नहीं पूछते थे, बल्कि पूरी दुनिया की कहानी सुनाते थे, जैसे मानव सभ्यता कैसे विकसित हुई, इतिहास की महान घटनाएं क्या थी और इंसान को किस तरह सोचने और समझने की जरूरत है। धीरे धीरे ये लेटर्स केवल पिता पुत्री का संवाद नहीं रहे, वे ज्ञान और विचारों का खजाना बन गए थे। बाद में यही पत्र लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रूप में प्रकाशित हुए। इंदिरा की प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में हुई, लेकिन बाद में उन्हें साल 1934 में भेजा गया शांति निकेतन, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय में। यहीं गुरुदेव टैगोर ने इंदिरा को प्रियदर्शिनी नाम दिया, जिसका अर्थ होता है वह जो सबसे प्रिय लगे, जिसे देखकर मन प्रसन्न हो जाए। धीरे धीरे यही नाम उनके व्यक्तित्व की पहचान बन गया, इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी। इसके बाद इंदिरा आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड आई और 1937 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उन्होंने दुनिया को नजदीक से देखा, अलग अलग विचारधाराओं को समझा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में जाना। इसी बीच उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। 1942 में इंदिरा ने फिरोज गांधी से विवाह किया। यह वही समय था जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। इंदिरा और फिरोज भी इस आंदोलन से दूर नहीं रहे, उन्होंने भी सक्रिय रूप से भाग लिया और जल्द ही अंग्रेज सरकार ने इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
समय के साथ साथ इंदिरा और फिरोज के 2 पुत्र हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। आगे चलकर दोनों ही भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन उस समय शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि नेहरू परिवार की यह शांत सी दिखने वाली लड़की आगे चलकर भारत की राजनीति की सबसे शक्तिशाली और विवादित नेताओं में से एक बनेगी। और यहीं से शुरू होती है उस लड़की की असली कहानी, जो आगे चलकर भारत की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बनने वाली थी। आज़ादी के बाद के शुरुआती वर्षों में इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के साथ विदेश यात्राओं पर जाया करती थी। उन यात्राओं में वे केवल एक प्रधानमंत्री की बेटी नहीं थी, वे एक विद्यार्थी की तरह दुनिया को देख रही थी। वे अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में मौजूद रहती, दुनिया के बड़े नेताओं से मिलती, बातचीत सुनती और समझने की कोशिश करती कि वैश्विक राजनीति किस तरह से चलती है। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के भीतर भी उनकी सक्रियता बढ़ने लगी। वे संगठन के कामों में हाथ बटाने लगी और पार्टी के भीतर अपनी भूमिका मजबूत करती चली गई। फिर आया 1959। यह वह क्षण था जब उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह केवल एक पद नहीं था, यह उस यात्रा का पहला बड़ा पड़ाव था जो आगे चलकर भारतीय राजनीति का इतिहास बदलने वाली थी। साल 1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। यह उस युग का अंत था जिसने आजाद भारत की नींव रखी थी। देश शोक में डूबा हुआ था। नेहरू के बाद प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, एक सादगीपूर्ण, विनम्र और दृढ़ नेता। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में इंदिरा गांधी को सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया। 1965 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता के लिए सोवियत संघ के शहर ताशकंद में समझौता हुआ, जिसे इतिहास में ताशकंद एग्रीमेंट कहा जाता है। लेकिन उसी रात एक अप्रत्याशित घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का अचानक निधन हो गया। देश स्तब्ध रह गया। अब सवाल था, भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? कांग्रेस पार्टी के भीतर कई बड़े और अनुभवी नेता मौजूद थे, लेकिन अंततः एक नाम सामने आया, इंदिरा गांधी। कई वरिष्ठ नेताओं को लगा कि वे अपेक्षाकृत कम अनुभवी हैं और कुछ लोगों ने तो उन्हें कमजोर समझ लिया। लेकिन 1966 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भारत का प्रधानमंत्री चुन लिया और इसी के साथ इतिहास बना। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी। जब इंदिरा गांधी ने देश की कमान संभाली तब भारत कई गंभीर संकटों से गुजर रहा था। देश आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा था। खाद्यान्न की भारी कमी थी। सूखा और महंगाई आम लोगों की जिंदगी को कठिन बना रहे थे। राजनीतिक स्थिति भी स्थिर नहीं थी। कांग्रेस पार्टी के भीतर कई ऐसे नेता मौजूद थे जो खुद को उनसे अधिक अनुभवी और योग्य मानते थे। कुछ आलोचकों ने उन्हें मजाक उड़ाते हुए गूंगी गुड़िया तक कह दिया। इंदिरा गांधी शांत थी मगर कमजोर नहीं। लेकिन इतिहास अक्सर ऐसे ही क्षणों में असली नेतृत्व को पहचानता है। वे धीरे धीरे ऐसे फैसले लेने लगी जो आने वाले समय में भारतीय राजनीति की दिशा बदलने वाले थे। 1969 में इंदिरा गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों को हिला दिया। उन्होंने 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उस समय तक भारत की बैंकिंग व्यवस्था बड़े उद्योगपतियों और अमीर वर्ग के हितों के अनुसार काम करती थी। गांव में रहने वाले किसान, छोटे व्यापारी और गरीब लोग बैंकिंग सुविधाओं से लगभग दूर थे। इंदिरा गांधी का मानना था कि अगर भारत को सच में आगे बढ़ना है तो बैंक केवल अमीरों के नहीं बल्कि जनता के लिए होने चाहिए। इसी दौर में उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया। रियासतों को मिलने वाले प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। यह वह आर्थिक भत्ता था जो स्वतंत्रता के बाद पूर्व राजाओं और रियासतों को दिया जाता था। इन फैसलों ने उनकी छवि पूरी तरह बदल दी। जिस महिला को कभी गूंगी गुड़िया कहा गया था, अब वही भारत की राजनीति की सबसे मजबूत और निर्णायक नेता बनकर उभर रही थी। और इतिहास अभी और बड़े मोड़ लेने वाला था, क्योंकि आने वाले वर्षों में यही नेता ऐसे फैसले लेने वाली थी जो पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देंगे। 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान 2 हिस्सों में बना था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। दोनों के बीच लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी थी और बीच में भारत का विशाल भूभाग। भाषा, संस्कृति और सामाजिक संरचना दोनों हिस्सों में अलग थी, लेकिन सत्ता पूरी तरह पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं और सेना के हाथ में थी। धीरे धीरे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग के नेता शेख मुजब्बिर रहमान ने भारी जीत हासिल की। लोकतांत्रिक नियमों के अनुसार उन्हें सरकार बनानी चाहिए थी,
लेकिन पाकिस्तान के सैन्य शासक याह्या खान और पश्चिमी पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व ने सत्ता देने से इनकार कर दिया। फिर आई 25 मार्च 1971 की भयावह रात। पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में एक क्रूर सैन्य अभियान शुरू किया, ऑपरेशन सर्चलाइट। विश्वविद्यालयों पर हमले हुए, बुद्धिजीवियों को मार दिया गया, गांव-गांव में हिंसा फैल गई। कुछ ही महीनों में लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत की सीमा में आ गए। पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में शरणार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। यह अब केवल पाकिस्तान का आंतरिक संकट नहीं रहा था, यह भारत के लिए मानवीय और सुरक्षा दोनों संकट बन चुका था। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रतिरोध शुरू किया। इसी प्रतिरोध से जन्म हुआ मुक्ति वाहिनी का, एक गुरिल्ला सेना जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू कर दी। भारत ने उन्हें प्रशिक्षण, हथियार और रणनीतिक समर्थन देना शुरू किया। सीमा के दोनों ओर तनाव तेजी से बढ़ रहा था, युद्ध लगभग तय लग रहा था। अप्रैल 1971 में भारत सरकार के भीतर चर्चा चल रही थी कि क्या तुरंत सैन्य कार्रवाई की जाए। तभी भारतीय सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने एक स्पष्ट और साहसिक सलाह रखी। उन्होंने कहा कि यदि अभी युद्ध शुरू किया गया तो भारतीय सेना पूरी तैयारी में नहीं है। मानसून आने वाला था, पूर्वी पाकिस्तान का भूभाग दलदली और नदियों से भरा हुआ था और सैनिकों को रणनीतिक तैयारी के लिए समय चाहिए था। मानेकशॉ ने कहा कि सेना को दिसंबर तक का समय दिया जाए। इंदिरा गांधी ने यह सलाह स्वीकार की और इसी बीच इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी कूटनीतिक लड़ाई लड़ी। उन्होंने यूरोप और अमेरिका के कई देशों का दौरा किया और पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों की जानकारी दुनिया को दी। लेकिन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके सलाहकार पाकिस्तान के समर्थन में खड़े थे। इस परिस्थिति में भारत ने एक निर्णायक कूटनीतिक कदम उठाया। अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर हुए। यह स्पष्ट संकेत था कि यदि युद्ध हुआ तो सोवियत संघ भारत के साथ खड़ा रहेगा। 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तान ने भारत के कई हवाई अड्डों पर अचानक हमला कर दिया। यह हमला युद्ध की औपचारिक शुरुआत बन गया। पाकिस्तान के हमले के कुछ ही घंटों बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास पर लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। रात गहराती जा रही थी, लेकिन देश को सच बताना जरूरी था। तभी राष्ट्र के नाम एक संदेश प्रसारित हुआ। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रेडियो पर देश से बात कर रही थी। उन्होंने कहा, आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। युद्ध अब पूरी तरह शुरू हो चुका था। भारतीय सेना की रणनीति स्पष्ट थी। पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी ढाका को घेरकर पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना। भारतीय सेना के साथ साथ मुक्ति वाहिनी के हजारों लड़ाके भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ रहे थे। भारतीय टैंक तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वायुसेना लगातार हवाई हमले कर रही थी और नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान की समुद्री गतिविधियों को लगभग खत्म कर दिया था। इसी दौरान एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव पैदा हुआ। अमेरिका ने अपना शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी की ओर भेज दिया। इसका उद्देश्य भारत पर दबाव बनाना था। लेकिन उसी समय सोवियत नौसेना भी हिंद महासागर में पहुंच गई, जिसने अमेरिका को सीधा हस्तक्षेप करने से रोक दिया। प्रसिद्ध किताब द ब्लड टेलीग्राम के अनुसार एक टेप में निक्सन ने इंदिरा गांधी को निजी बातचीत में ओल्ड विच भी कहा था। जब दुनिया की महाशक्ति अमेरिका भारत पर दबाव बना रही थी, तब दिल्ली में बैठी एक महिला प्रधानमंत्री ने फैसला किया, युद्ध रुकेगा नहीं। और सिर्फ 13 दिनों के अंदर युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रेसकोर्स मैदान में पाकिस्तानी सेना के कमांडर A.A.K. नियाजी ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिक युद्धबंदी बनाए गए, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण माना जाता है। इसके साथ ही दुनिया के नक्शे पर एक नया देश जन्मा, बांग्लादेश। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट चुका था। भारत में इस जीत की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। दुनिया भर में इंदिरा गांधी को एक शक्तिशाली और निर्णायक नेता के रूप में देखा जाने लगा।
1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला एग्रीमेंट हुआ। इसी समझौते के बाद भारत ने 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा किया और युद्ध के बाद शांति की दिशा में कदम बढ़ाया। 1971 का युद्ध सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं था, यह रणनीति, कूटनीति और अद्भुत नेतृत्व का ऐसा संगम था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। और इस पूरे अध्याय के केंद्र में थी इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी। जी हाँ, वही इंदिरा गांधी जिन्हें कभी लोगों ने गूंगी गुड़िया कहकर कमजोर समझा था, लेकिन वक्त ने करवट ली और उसी महिला को दुनिया ने कहा द आयरन लेडी ऑफ इंडिया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।